अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फज़ल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम मास इन वेट पढ़ते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी कहते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया था। मास क्या चीज़ है, वेट क्या चीज़ है, डेली लाइफ में आम तौर पे इनको एक ही मीनिंग में ली जाती है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। मास को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो मास का मतलब होता है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी। एक चीज़ मिसाल के तौर पे आपके पास ये पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो मैटर है, यानी जो लकड़ी का बना हुआ है, दरमियान में कार्बन रखा हुआ है, तो जिस चीज़ से ये पेंसिल बनी हुई है उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी इसके अंदर अगर लकड़ी इस्तेमाल हुई है तो लकड़ी कितनी मकदार में इस्तेमाल हुई है, इसके अंदर अगर ये कार्बन वगैरह इस्तेमाल हुआ है दरमियान में, तो ये कार्बन कितने मकदार में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिस मैटर से ये चीज़ बनी हुई है, कोई भी चीज़ बनी हुई है, वो मैटर उसके अंदर कितने मकदार में है, इसको हम कहते हैं मास। ठीक है, और वेट बिल्कुल अलग चीज़ है। वेट को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि वेट इज़ दैट फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी वेट वो फोर्स है जिसकी मदद से ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींचती है वो वेट कहलाता है। ठीक है, यानी बिल्कुल एक तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है और दूसरा ज़मीन की अट्रैक्टिव फोर्स है कि ज़मीन अपनी तरफ किसी बॉडी को कितनी फोर्स से खींचती है, वो फोर्स उस बॉडी का वेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये पेंसिल ले लेता हूँ तो ये पेंसिल जब मैं हवा में छोड़ देता हूँ तो ज़मीन की तरफ आती है, क्योंकि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। अच्छा, ज़मीन की खींचने की जो फोर्स है वो हर बॉडी के लिए मुख्तलिफ है। हाँ, इसका ताल्लुक़ मास के साथ है, यानी ज़मीन किसी बॉडी को कितनी फोर्स से खींचती है उसका ताल्लुक़ मास के साथ है। मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, और मास जितना कम होगा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। वेट का जो फार्मूला है वो हम इसको W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, यानी ये वेट जो ज़मीन की खींचने की फोर्स है उसका फार्मूला है mg। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा, ये g की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कांस्टेंट है ज़मीन के लिए, यानी जी की जो वैल्यू कांस्टेंट है वो 9.81 मीटर पर सेकंड। जी की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू है। इसका मतलब है कि वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर मास ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है, मास कम है तो वेट कम है, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि वेट क्या है, यानी वो फोर्स है जिसकी मदद से ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उस बॉडी का वेट कहलाता है। जो मास है वो द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, की किसी बॉडी के अंदर जो मैटर है वो कितनी मकदार। अच्छा, वेट जो है ना, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट की डायरेक्शन हमेशा के लिए मालूम होती है। वेट की डायरेक्शन हमेशा के लिए टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। अगर आप किसी को छोड़ देते हैं तो ये जाके ज़मीन की तरफ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक फोर्स है वेट, जिसकी मदद से ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा के लिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। वेट यूनिवर्स में जब आप किसी डिफरेंट पोजीशंस पे आप जाते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका फासला ज़मीन से दूर होता जाएगा, ज़मीन से बढ़ता जाएगा, तो आपका वेट कम होता जाएगा। ठीक है, अगर आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट और कम हो जाएगा। अगर आप जुपिटर पे जाएंगे तो आपका वेट जो नॉर्मल वेट है ज़मीन के ऊपर उससे बढ़ जाएगा, इसलिए कि जुपिटर जो है बहुत बड़ा, मास बहुत बड़ा है, जुपिटर बहुत बड़ा है साइज़ में ज़मीन से, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ों को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचती है बनिस्बत ज़मीन के, तो वहाँ पे वेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। चाँद का साइज़ छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है ज़मीन के निस्बत, इसलिए चाँद चीज़ों को अपनी तरफ कम फोर्स से खींचती है, तो चाँद पर चीज़ों का जो वेट होता है वो हमेशा के लिए कम होता है। ठीक है, इस तरह से मास जो है ना, मास यूनिवर्स में कहीं पर भी आप लेके जाएंगे मास कांस्टेंट रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता।
ये जो स्पेस स्टेशन के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं, आपने देखा हुआ होगा कि कभी वीडियो देख लीजिएगा, वो वेटलेस होते हैं, वो उड़ते फिर रहे होते हैं, उसके अंदर वेट उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि उसका कोई जो मास है ना, जो इंसान जितना होता है उतना ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो इंसान भी ख़त्म हो जाता है, तो मास वही रहता है। यानी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है पूरे यूनिवर्स में, कहीं पर भी आप जाएंगे। जबकि वेट डिपेंड करता है कि आप किस सैटेलाइट के ऊपर है। अगर आप ज़मीन के ऊपर है तो आपका नॉर्मल वेट है, अगर आप चांद पे चले जाते हैं तो आपका वज़न कम हो जाता है, अगर आप किसी बड़े साइज़ वाले सैटेलाइट पे चले जाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। इस तरह से वेट और मास में एक और फ़र्क ये है कि मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, जबकि वेट का जो यूनिट है, चूँकि वेट एक फोर्स है तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। ठीक है, तो ये बुनियादी फ़र्क है कुछ वेट और मास के दरमियान में। अब जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। दो लॉज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन कह रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, यानी जब भी आप कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन लाजमी होता है। ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये हमेशा के लिए इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अब आप ये देखिए कि आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एक बंदा जो कि वॉक कर रहा है, वो अपने पंजों के ज़रिए ज़मीन को पीछे, नीचे और पीछे की तरफ दबाता है। ठीक है, इस एंगल से देखिए, इस एंगल से मतलब ये नीचे भी दबाता है और थोड़ा सा पीछे की तरफ भी दबा देता है। ठीक है, और इसके नतीजे में एक रिएक्शन ज़मीन की तरफ से आता है। ज़मीन उसी बंदे को बिल्कुल जिस तरह से वो उसको पीछे और नीचे की तरफ दबाता है, तो रिएक्शन उसके ऊपर जो ज़मीन की तरफ से रिएक्शन आता है उसको थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी बिल्कुल अपोजिट टू दिस एरो आपके पास आता है। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी। तो ये यानी एक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल है कि अगर हमें आगे जाना होता है तो हम ज़मीन को पंजों के ज़रिए पीछे की तरफ दबाते हैं, ज़मीन रिएक्शन के तौर पे हमें आगे की तरफ दबाती है। इस तरह ये देखें कि एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर रखी हुई है। इस वेट की वजह से ये बुक उस टेबल के सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, जबकि रिजल्ट में जो सरफेस है वो उसके ऊपर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होता है। ये दोनों चूंकि बराबर है तो न तो ये बुक नीचे जा रही है न ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, यानी वेट कितना है, एक्शन नीचे की तरफ है तो इतना इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपके पास एन आ जाएगा, यानी नॉर्मल फोर्स जो कि ये सरफेस बुक के ऊपर लगा रही होती है। ठीक है, इस तरह से नीचे एक और एग्जांपल है, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसमें एक रॉकेट जो है उसको उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जो गैसेज हैं बहुत प्रेशर से पीछे की तरफ निकल रही है, बहुत प्रेशर से, और उसके रिएक्शन में जो रॉकेट है वो आगे की तरफ उड़ रहा है। ठीक है, अगर आपने यानी परिंदे जो उड़ रही होती हैं वो परों के ज़रिए जो हवा को पीछे की तरफ दबाती हैं और नतीजे के तौर पे हवा उसके रिएक्शन में उसको आगे की तरफ उड़ा देती है। ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल सिंपल है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।